हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नया एक टॉपिक पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ मास। तो इसके बारे में बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो देखो, द्रव्यमान केंद्र जो है वो किसी भी बॉडी या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का एक ऐसा पॉइंट होता है जहां हम लोग उस बॉडी या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के संपूर्ण द्रव्यमान को यानी कि होल मास को उस पॉइंट पर कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। ऐसा वो पॉइंट होता है, ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन पहले लिखते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी और सिस्टम ऑफ particles is a point at which we can assume that the whole mass is concentrated, ठीक है ना। अब हम लोग बहुत सारी चीज़ों के जैसे मोशन के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं ना, किसी भी बॉडी के मोशन के बारे में जब पढ़ते हैं तो जो भी फार्मूला उस पर अप्लाई करते हैं, जैसे कि इस पर फोर्स लग रहा है इक्वल टू एम ए, एफ इक्वल टू एम ए, तो बेसिकली वो ए जो होता है ना वो हम लोग पढ़ते हैं उसके सेंटर ऑफ मास के ऊपर। या मान लो किसी का मोमेंटम पढ़ रहे हैं तो एम इंटू वी पढ़ते हैं, तो एक्चुअली वो वी जो होता है ना वो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी होती है। कैसे होती है कि जैसे हमने कोई बॉडी है, जैसे कि ये मार्कर है, हमने थ्रो किया, थ्रो करने से क्या होगा कि ये मार्कर रोटेट भी कर रहा है और ये पैराबोलिक जा रहा है, पैराबोलिक पाथ पर चलेगा। तो इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके अलग अलग मोशंस होंगे, ठीक है। बट इसका अगर सेंटर ऑफ मास देखा जाए तो बिल्कुल सेंटर में बीच में होगा कहीं। तो सेंटर ऑफ मास जो है वो कैसा मोशन करेगा? सेंटर ऑफ मास जो है बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन पैराबोला में मोशन करेगा। बट अगर बाकी पार्टिकल्स की बात करें तो अलग अलग पार्टिकल्स के मोशन जो है ना अलग अलग डायरेक्शन में होंगे। तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है हमारे लोगों के पढ़ने के लिए। तो जैसे हम लोग कोई बॉडी है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि इसके ऊपर अगर फोर्स लग रहा है तो वो फोर्स कहाँ माना जाता है? उसके COM पर, सेंटर ऑफ मास के ऊपर माना जाता है। तो ये फार्मूला जो होते हैं ना, ये एक्सेलरेशन है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हुआ करती है। अब हम लोग देखेंगे कि सेंटर ऑफ मास किस बॉडी का कहाँ होता है। तो कुछ चीज़ें इसके ऊपर हम लोग लिखेंगे, कुछ पॉइंट्स हैं उनको याद रखना है हमेशा कि सेंटर ऑफ मास इज़ रिलेटेड टू मास। इसका मतलब ये है कि सेंटर ऑफ मास जो होता है वो मास से रिलेटेड होता है। जैसे कि हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है या ज्योमेट्रिकल सेंटर है किसी बॉडी का, वो वेट से रिलेटेड है। लिख सकते हैं चाहे तो, व्हेन geometrical center is related to weight, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि सेंटर ऑफ मास कैन बी इन द मास और आउटर द मास। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो सेंटर ऑफ मास होता है वो किसी मास के अंदर भी हो सकता है और मास के बाहर भी हो सकता है। जैसे कि हमारे पास एक डिस्क है, ये डिस्क है, और एक हम रिंग ले लें एग्जाम्पल के तौर पर, ये रिंग है। तो रिंग में देख सकते हो बीच में कोई मास नहीं होता, बट इसका जो CM होता है सेंटर ऑफ मास वो भी बीच में होता है, और डिस्क का भी सेंटर ऑफ मास जो है ना वो सेंटर पर होता है। बट यहाँ पर मास है, यहाँ पर मास नहीं होता है।
तो सेंटर ऑफ मास ज़रूरी नहीं है किसी मास के अंदर ही हो, बाहर भी हो सकता है। ठीक है, ये भी हम लोगों को याद रखना है। चलो देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास जो है ना उसकी लोकेशन, या यूँ कहें कि COM सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है वो हम लोग कैसे निकालते हैं, कैसे होती है, क्या फार्मूला होता है इसका। तो चलो हम लोग लेते हैं एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स टू मास पार्टिकल सिस्टम। तो चलिए, हमने माना कि दो बॉडीज़ हैं जिनके मास m1 और m2 है। ये हमारा ओरिजिन है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो किसी भी चीज़ की जो लोकेशन होती है वो ओरिजिन से हम लोग उस वेक्टर को उसकी तरफ डायरेक्ट कर कर उसकी लोकेशन को बता सकते हैं। यानी कि ये R2 हो गया, दूसरा मास है, ये B बॉडी कह सकते हो और इसको A बॉडी कह सकते हो। तो ये इसका क्या है, पोजीशन वेक्टर है। और बॉडी 1 का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा R1। ठीक है, अब इनको ज्वाइन करने वाली ये लाइन है, ये ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इस पर कहीं ना कहीं COM में मान लेता हूँ कि यहाँ पर हमारा इन दो बॉडी का सेंटर ऑफ मास लोकेट कर रहा है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि RCM है। ठीक है, ये हमारा सेंटर ऑफ मास है और इसका पोजीशन वेक्टर है हमारा RCM। ठीक है, अब ये देखेंगे कि कहाँ पर पाया जाएगा, इसका फार्मूला क्या होगा। ये हमारा एक सिस्टम है, दो पार्टिकल की बॉडी है और इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हम लोगों को फाइंड करना है। क्या फार्मूला आता है, चलिए इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो मैंने माना कि ये बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 है। तो इस पर क्या हो रहा है कि दो फोर्स लग रहे हैं। दो फोर्स कौन से हो सकते हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है और एक हमने मान लिया कि इन दोनों बॉडीज़ के अंदर जो पार्टिकल्स हैं m1 और m2, ये एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, वो इंटरनल फोर्स कहा जाएगा। चलो देखते हैं। ये हमने मान लिया कि F1 जो है ये एक्सटर्नल फोर्स है। एक्सटर्नल फोर्सेस हमारे कौन कौन से, F1 एंड F2। F1 क्या है भाई, F1 जो है हमारा बॉडी 1 पर लगने वाला फोर्स है दूसरी बॉडी द्वारा, है ना। और F2 जो रहेगा वो बॉडी 1 द्वारा 2 पर लगने वाला इंटरनल फोर्स है। ठीक है, सॉरी ये इंटरनल फोर्सेस हैं F1 एंड F2, ये इंटरनल कह सकते हैं हम लोग इनको। ठीक है, तो F1 एंड F2 क्या हो गए, हमारे इंटरनल फोर्सेस हो गए। तो देखो ये इंटरनल फोर्सेस हैं जो ये बॉडी जो बॉडीज़ हैं m1 m2 पार्टिकल हैं एक दूसरे पर लगा रहे हैं। ऐसे ही एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होंगे, मैंने मान लिया कि कोई फोर्स एक्सटर्नल भी लग रहे हैं दोनों पर, वो हैं F1 प्राइम एंड F2 प्राइम। ठीक है, तो ध्यान से देखो, हम लगाते हैं यहाँ पर F नेट। इन पार्टिकल्स पर नेट फोर्स कितना होगा, तो F इंटरनल प्लस F एक्सटर्नल। यहाँ तक क्लियर है, ये इतने फोर्स लग रहे हैं। तो देखो इंटरनल कितने हैं, F1 प्लस F2 हो जाएगा। इसी प्रकार एक्सटर्नल क्या है, F1 प्राइम प्लस F2 प्राइम। ये एक्सटर्नल फोर्सेस हो गए। तो ये हमारा F नेट आ गया कि इतना फोर्स टोटल ये फील कर रहे हैं। अब एक चीज़ देखो कि फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि जब भी कोई इंटरनल फोर्सेस एक दूसरे पर पार्टिकल्स या बॉडी लगाती है ना, तो वो कितने होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं। यानी कि इक्वल उनका
जो मैग्नीट्यूड है और अपोजिट डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फॉर इंटरनल फोर्सेस F1 इज़ इक्वल टू F2 बट अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पर नेगेटिव फोर्स जो होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट भी होंगे। तो यहाँ पर हम डाल सकते हैं इस इक्वेशन में। तो F नेट जो है हमारा वो हो जाएगा F1 माइनस F2 की जगह पर भी हम लोग F1 रख देते हैं नेगेटिव में, प्लस F1 प्राइम प्लस F2 प्राइम। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो F नेट जो है हमारा वो कितना आ जाएगा, F1 प्राइम प्लस F2 प्राइम। फिर से देख लो कि F1 प्राइम F2 प्राइम क्या है, एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। क्या है, एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आप नोट कर लेंगे। तो F जो नेट है इक्वल टू क्या आ गया, F1 प्राइम प्लस F2 प्राइम। अब हम लिखते हैं लेट द वेलोसिटी ऑफ बोथ particles is V1 and V2। भाई फोर्स लग रहे हैं तो मैंने माना कि बॉडी जो है ना, ये सिस्टम जो है मूव कर रहा है। इस पार्टिकल की वेलोसिटी V1 है और दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी जो है ना V2 है। ठीक है, तो मोमेंटम कितना हो जाएगा इनका, P1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, M1 V1 और P2 कितना हो जाएगा, M2 एंड B2। ये इनका क्या हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा। देन F नेट क्या हो जाएगा, F नेट हो जाएगा, देखिए F1 इक्वल टू होता क्या है, F1 प्राइम जो एक्सटर्नल फोर्स है, हम लोगों ने पढ़ा है कि F इक्वल टू होता है क्या, dP ओवर dt। ठीक है, dP अपॉन dt। ये न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि एक्सटर्नल फोर्स अगर F लग रहा हो किसी बॉडी पर और P उसका मोमेंटम हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dP ओवर dt जो होता है ना वो F के इक्वल होता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, F1 की जगह हम लोग लिख सकते हैं dP1 ओवर dt सेम टाइम एट द सेम टाइम। ऐसे ही dP2 ओवर dt, ये सेकंड के लिए हो जाएगा। ऐसे ही d ओवर dt जो है, P1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, P1 की जगह हम लोग लिख सकते हैं ये M1 V1 प्लस d ओवर dt। P2 की जगह हम लोग लिख सकते हैं M2 एंड V2। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको नोट कर लिया होगा आप लोग, नोट कर लीजिए। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर F नेट जो है इक्वल टू, देखो क्या हो गया, d ओवर dt हम लोग अगर निकाल लें बाहर तो अंदर हो जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2। ठीक है, तो देखिए d ओवर dt M1। अच्छा, हम लोगों ने जो न्यूटन्स लॉ पढ़े थे उसमें या मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, तो वहाँ V1 इक्वल टू क्या हुआ करता था, d R ओवर dt। 1 के लिए है तो 1 कर लेंगे, प्लस M2 dR2 ओवर dt, ये हो जाएगा। फिर से हम लोग d ओवर dt बाहर ले लेते हैं, तो ये बाहर हो जाएगा d2 ओवर dt स्क्वायर M1 R1 प्लस M2 R2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। v इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हमारी कहलाती है क्या, वेलोसिटी कहलाती है। तो हमने वेलोसिटी की जगह ये लिख दिया, दूसरे पार्टिकल के लिए ये लिख दिया, और हमने d ओवर dt को फिर से बाहर निकाल लिया
अंदर R1 और R2 बचेंगे, ये हमने लिख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी तरफ से इसमें m1 प्लस m2 का डिवाइड दे देते हैं और मल्टीप्लाई भी करा देते हैं। तो देखो m1 प्लस m2 d2 ओवर dt स्क्वायर, m1 r1 प्लस m2 r2 ओवर m1 प्लस m2, ये हमने डिवाइड भी कर दिया और यहाँ मल्टीप्लाई भी करा दिया। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हो ये टर्म जो है ना हमारी, ये टर्म जो आई है, ये इसको हम लोग बोल देते हैं RCM। यही हमारा पोजीशन वेक्टर होगा किसका, सेंटर ऑफ मास का। इस टर्म को हम लोग RCM बोलते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, F नेट इक्वल टू, ये देखिए टोटल मास है पूरे सिस्टम का, तो इसको हम कैपिटल M कह देते हैं। ठीक है, और d2 ओवर dt स्क्वायर RCM। अब देखिए पोजीशन वेक्टर का डबल डिफरेंशिएशन कैसे, वेलोसिटी जो होती है dx ओवर dt होती है, इसी प्रकार से एक्सेलरेशन जो होता है dv ओवर dt होता है। तो v इक्वल टू d ओवर dt हमने लिख लिया, v है dx ओवर dt। तो ये एक क्या हम पढ़ चुके हैं, d2 x ओवर dt स्क्वायर। तो देख सकते हो यहाँ पर d2 ओवर dt स्क्वायर, x जगह ये हमारा पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास का है, तो हम लोग इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते थे, एक्सेलरेशन। अब चूँकि ये जो डिस्प्लेसमेंट है या पोजीशन वेक्टर है ये हमारा सेंटर ऑफ मास का है, तो इस टर्म को हम लोग ACM बोल देंगे। क्या बोल देंगे, ACM। तो हमारा क्या हो जाएगा, F नेट इक्वल टू MACM। देखिए कितना प्यारा सा ये डेरिवेशन हमारा आ गया है। F इक्वल टू MA हम लोग पढ़ भी चुके हैं न्यूटन सेकंड लॉ में। ठीक है, तो देखिए फ़िलहाल हमें यहाँ से ये सीखने को मिला है कि RCM जो होगा वो हमारा क्या होगा, ये टर्म कहलाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसको फिर से नोट करेंगे और अलग से इसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए RCM हमारा क्या आया, ये आया है m1 r1 प्लस m2 r2 ओवर m1 प्लस m2। ये बहुत ही अच्छा है, अच्छा डेरिवेशन है। किसको लेकर, सेंटर ऑफ मास के पोजीशन को लेकर। अब ये पोजीशन कहीं भी हो सकती है, 1D में हो सकती है, 2 डायमेंशन में हो सकती है, 3 में हो सकती है। तो उसके लिए हम लोग फर्दर क्या लिख सकते हैं, XCM क्या हो जाएगा भाई, m1 x1 प्लस m2 x2 ओवर m1 प्लस m2। सिमिलरली YCM भी हम लोग लिख सकते हैं। तो m1 y1 प्लस m2 y2 ओवर m1 प्लस m2। एंड लास्ट ZCM क्या लिख सकते हैं, m1 z1 प्लस m2 z2 ओवर m1 प्लस m2। तो ये हमारे 3D में अगर कोई सेंटर ऑफ मास है, ये उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1, 2 एंड 3। इनको निकाल कर हम लोग उसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं कि कहाँ पर हमारा सेंटर ऑफ मास है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। अब आगे जो है हम लोग फॉर द n पार्टिकल्स के लिए सेंटर ऑफ मास निकालेंगे और 2 पार्टिकल्स के लिए और भी चीज़ें देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स अच्छे करेंगे, जिससे हम लोगों को और भी क्लियर हो जाएगा कि सेंटर ऑफ मास जो है हम लोग फाइंड कैसे कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर टुडे एंड इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अभी नया चैनल है तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। ये हमारा बहुत ही इनिशियल वीडियो है, तो इंट्रोडक्शन वीडियो भी कह सकते हैं आप इसको। तो आगे हम अच्छे डेरिवेशंस और आपकी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए काम करते रहेंगे। आप इसको शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि नोटिफिकेशन के लिए आपको सर्च ना करना पड़े, आपको मिल जाए जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं। थैंक यू।